Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 अगस्त 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पेंच टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है एंड आर्क। ये जो टर्म है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ का नाम है आपने ये बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार सिस्टम है जो कि हमने खुद से बनाया हुआ है और हमने इंडियन डिफेंस में इसको शामिल किया। सेकेंड स्टेटमेंट, ये इंडिया का सैटेलाइट है जो कि इंडियन ओशन रिम की कंट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, ये एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है जिसको इंडिया ने एंटार्क्टिक रीजन में सेटअप किया है। या ऑप्शन नंबर डी, ये इंडिया का अंडर वाटर एक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सभी को इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों लगातार न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसरो 2 सितंबर को लॉन्च कर सकता है हमारा सोलर मिशन सूर्य मिशन, जिसको नाम दिया गया है आदित्य L1। ये लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाने वाला है। तो आदित्य L1 मिशन क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आज संडे है, तो संडे के न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का एक पेज आता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है। बोला जा रहा है कि देखो चंद्रयान 3 तो भारत का सक्सेसफुल रहा, चंद्रयान 3 के बाद में अभी और कौन कौन से मिशंस हैं जिसके ऊपर इसरो काम कर रहा है, जल्दी हमको वो मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको उन मिशंस के बारे में बता देता हूँ, फिर एक एक करके इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। हर एक मिशंस के बारे में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली उस मिशन का एम क्या है ना, कहाँ पर जा रहा है वो मिशन। तो ये चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रयान 3 के बारे में तो ऑलरेडी हमने भर के डिस्कशन कर रखा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी है। लेकिन अभी जो है सबसे पहले एक और मिशन लॉन्च होने वाला है इसरो के थ्रू, वो है आदित्य L1। और जो दूसरा मिशन होने वाला है वो यहाँ पे होगा हमारा गगनयान। ठीक है, एक गगनयान मिशन भी यहाँ पर इसरो लॉन्च करने वाला है। थर्ड मिशन जो हमारा होने वाला है वो मार्स मिशन होगा। यानी आप सोच रहे होंगे मार्स पे तो हम हो चुके हैं, यानी मंगल ग्रह पर तो ऑलरेडी भारत ने मिशन कर लिया है, तो मार्स पे दोबारा से जाने वाले हैं। उसके बाद में फोर्थ एक और मिशन चर्चा में है, वो है वीनस मिशन, शुक्रयान, यानी वीनस प्लैनेट पर जाएंगे, वहाँ पर भी रिसर्चेस की जाएंगी। और फिर उसके बाद में 5th नंबर पर अभी आपने चंद्रयान 3 तो पढ़ लिया था, क्या आपको पता है चंद्रयान 4 की तैयारी भी हो रही है। अब वो चंद्रयान 4 बेसिकली इंडिया और जापान साथ में मिलकर लॉन्च करेंगे, यानी कि वापस से चांद पर जाने की तैयारी हो रही है। तो इसरो का अगला प्लान यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम चांद पर वापस जाएंगे, लेकिन अब की बार जापान के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे। और दोनों कोलैबोरेशन करने के बाद में एक मिशन तैयार कर चुके हैं, उसको नाम दिया गया है ल्यूपेक्स। क्या नाम दिया गया है? ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म है लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो ये चंद्रयान 3 मिशन का ही एक एक्सटेंशन है, उसी का ही अगला पार्ट होने वाला है चंद्रयान 4। इसमें क्या होगा ल्यूपेक्स के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चंद्रयान 3 के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि लगातार लाइट में है, जिनकी चर्चा आने वाले समय पर बहुत ही ज़्यादा होगी। उनके नाम तो मैंने आपको बता दिए, अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा और जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे आदित्य L1 के बारे में।
दोस्तों आपको पता ही है जो हमारा सूर्य है उसी सूर्य को हम लोग आदित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आदित्य L1 मिशन बेसिकली हमारे सूर्य पर जाने वाला है। सूर्य पर काफ़ी सारी जो रिसर्चेस है वो करेगा। ऑब्वियसली सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, दूर से काफ़ी सारी जो रिसर्चेस है वो की जाएंगी। ठीक है, आदित्य इसको नाम आगे L1 क्यों दिया गया? स्पेशली आदित्य तो हम जानते हैं सीधा आदित्य मिशन भी रख सकते थे, L1 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हमारे स्पेस में आपको पता होगा ये L 5 पॉइंट्स हैं। इस प्रकार के 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लैग्रेंज पॉइंट्स हम इनको बोलते हैं। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। और पहले मैं आपको मैप में वो दिखाता हूँ, फोटो में। तो दोस्तों स्पेस में आपको इस प्रकार से 5 लैग्रेंज पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है पृथ्वी, अर्थ। इधर आपको मून देखने को मिल जाएगा और इधर आपको यहाँ पर सन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी और चंद्रमा, इनसे आप आसपास अगर देखोगे तो इनके पीछे जो है ये आता है L2 पॉइंट और इन दोनों के आगे जो है वो L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट स्पेशली हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। आप लोग स्पेशली इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऊपर आप देख पाओगे यह है L4 पॉइंट, यह है L3 और यह है L5। हम लोग आदित्य मिशन को कहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं? L1 पॉइंट पर, यानी कि पृथ्वी से जाएगा। L1 पॉइंट बेसिकली 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जाएगा पृथ्वी से मिशन और इस वाले पॉइंट पर रुक जाएगा। इस वाले पॉइंट पर रुक कर वो बेसिकली सन की स्टडी करेगा। समझ गए इस बात को? अब आपका क्वेश्चन होगा इस पॉइंट पर क्यों? पीछे भी तो रोक सकते थे। पीछे इसलिए नहीं रोका हमने क्योंकि यहाँ पर जो ये चंद्रमा है ना, वो आप देख पाओगे चारों तरफ घूमेगा। और अगर हम यहाँ कहीं रोक देते तो चंद्रमा बीच में आ जाता, और चंद्रमा जैसे बीच में आता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो ये सन है इसकी स्टडी में काफ़ी सारे जो डिसरप्शंस हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से L1 पॉइंट को चूज़ किया गया, क्योंकि L1 पॉइंट पर अगर हम अपने मिशन को रखेंगे तो उससे डायरेक्टली हम सन की स्टडी कर सकते हैं। बीच में कोई भी डिसरप्शन, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पर स्टडी की जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 क्या है ये आपको समझ में आ गया। 5 पॉइंट्स के बारे में वैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों जो आदित्य L1 मिशन जाने वाला है इसके अंदर में 7 पेलोड्स यानी 7 अलग अलग चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करेंगे। एक होगा VELC, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी अभी चर्चा रिसेंटली न्यूज़ में भी हुई है क्योंकि इसको तैयार कर लिया गया है। तो VELC, उसके अलावा दूसरा SUIT का मतलब है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा जो पेलोड होने वाला है वो है SOLEX, यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा होने वाला है एस्पेक्स मतलब आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। फिर होगा हेली 1OS, यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है PAPA, पापा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पे पेलोड होगा वो है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पेलोड्स है जो कि आदित्य L1 के ऊपर रख कर या फिर इसमें हम सेट करके लॉन्च करने वाले हैं। इनका मेन काम क्या होगा? तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अपने अपने अलग अलग काम होंगे। तो आदित्य L1 की अगर हम लोग पूरा इसको एंटायरली अगर हम देखें तो ये पूरा हमारे सन का जो कोरोना है, सन का फोटोस्फेयर, सन का क्रोमोस्फेयर, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, इन सब की स्टडी करने वाला है। और ये सैटेलाइट जैसे मैंने बोला है ऐसे पॉइंट पे रखा गया है कि वो लगातार कंटिन्यूसली वो स्टडी करता रहेगा इन सब चीज़ों की। और मैंने बोला कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये वाला जो पॉइंट है इसको कवर करना डिटेल से बाकी है क्योंकि हर एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए, रटना नहीं है, हमने समझना है। क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है आप वैसे ही नहीं भूलोगे। तो आदित्य L1 क्या करेगा? सन का कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, इन सब की स्टडी करेगा। लेकिन हमारे सूर्य के अंदर में ये सारी चीज़ें होती कहाँ हैं, आओ पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फोटो है ये सन का। इसमें सारी की सारी लेबलिंग्स आपको दी गई हैं। जैसे अभी हम बात करें क्रोमोस्फेयर की, तो क्रोमोस्फेयर की भी स्टडी की जाएगी। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? ये आप देख पाओगे जो सूर्य है, सूर्य की जो अबव वाली लेयर होती है, ये ऊपर वाली लेयर जो आपको एग्जैक्टली दिख रही है ना, जिस पे मैंने ये रेड कलर का निशान मार दिया है, तो ये लेयर फोटोस्फेयर के ऊपर वाली जो है ये होती है क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर इससे जस्ट नीचे वाली लेयर आपको ये फोटोस्फेयर देखने को मिल जाती है। फ्लेयर्स क्या होते हैं? इस प्रकार से जो तेज़ी से अचानक से सन के अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना रेडिएशन के फॉर्म में, उसको हम लोग फ्लेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कोरोना की, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे सन के आसपास आउटर सी लाइट एनर्जी आप देख पा रहे होंगे। जो ये आउटर एनर्जी है ना, ये आपको दिख रही है चारों तरफ, ये एक आउटर एटमॉस्फेयर है सन का।
जो काफ़ी मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, इसको हम लोग यहाँ पे कोरोना बोलते हैं। और कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे कई सारी जगह पर ना बहुत सारा बिलियंस ऑफ टन्स के आसपास जो प्लाज्मा है कई सारी जगह से निकल रहा होता है। ये बेसिकली यहाँ पर सन का हमारा कोरोनल मास इजेक्शन कहलाता है। सोलर विंड्स, सन के आसपास की जो विंड्स है वो हमारी सोलर विंड्स कहलाएंगी। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1 मिशन। अब दोस्तों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड है VELC पेलोड, जैसे बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। VELC एक मेन पेलोड होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा, जो हमारी मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ पे कई सारे मतलब ऐसे अनसॉल्विंग पजल्स हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करने का काम करेगा। उसके साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस ये होगा कि सन का टेम्परेचर, उसकी वेलोसिटी, उसका जो कोरोना है उसकी डेंसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करेगा। सोलर विंड का जो स्पीड है या सोलर विंड है, तो उन सब की स्टडी करने का यहाँ पर ये काम करने वाला है। समझ गए? तो ये था यहाँ पे हमारा आदित्य L1 मिशन। नंबर 2 मिशन जो लॉन्च होने वाला है वो है गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन क्या है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गगनयान मिशन हमारा एक मैन्ड मिशन होने वाला है। इसमें हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और वो अंतरिक्ष में थोड़ा टाइम रुक कर फिर वापस से नीचे लैंड करेंगे, और उन सबको भेजा जाएगा इस रॉकेट के माध्यम से, GSLV Mark 3 के माध्यम से। अब इस रॉकेट में वो बैठेंगे कहाँ पर, तो ये आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, इस वाले पोर्शन को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये तो पूरा रॉकेट हो गया। ये तो धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो इसके जो बूस्टर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट होता चला जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर पूरे इस बॉक्स को पावर देगा ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने के लिए। अब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये 2 भाग में, एक है क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 लोग आपस में बैठे रहेंगे। ठीक है, इससे जुड़ा होगा सर्विस मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों जुड़े हुए होंगे आपस में, और इनको जोड़ने के बाद में यहाँ पे रख दिया गया रॉकेट के अंदर में। अब इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। अब दोस्तों लॉन्च करने के बाद होगा क्या, अब थोड़ा इस वाले फ़ोटो को देखो, इसमें आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इस GSLV Mark 3 को हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद में 16 मिनट के अंदर अंदर ये हमारे पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट पहुँच जाएगा। पहुंचने के बाद में इसमें से जो हमने ये मॉड्यूल जोड़े थे ना, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ये 3 लोग बैठे हुए हैं, उसको यहाँ पर ये ऊपर फेंक देगा। यानी ये थोड़ा सा अंतरिक्ष में आ जाएगा, ये वाला मॉड्यूल जिसमें 3 लोग बैठे हैं। और बैठे होने के बाद में अब ये जो स्पेस में पहुँच गया, ये क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी दूरी पर हमारा स्पेस आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, तो लो अर्थ ऑर्बिट हमारी पृथ्वी के सरफेस के सबसे करीब वाला ऑर्बिट होता है। इसकी ऊंचाई आप कह सकते हो 160 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, मतलब इतनी होती है। इसके बीच का यहाँ पर आप देख पाओगे लो अर्थ ऑर्बिट है। आप सैटेलाइट्स को आराम से लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इतनी दूरी पर ये हमारा क्या होता है, स्पेस में पहुँचा देता है। ये जो क्रू मॉड्यूल है, ये क्योंकि क्रू मॉड्यूल और हमने सर्विस मॉड्यूल दोनों को मिला दिया तो दोनों मिलकर बन जाता है ऑर्बिट मॉड्यूल। तो ये ऑर्बिट मॉड्यूल यहाँ पर थोड़ी देर स्पेस में रहेगा अंतरिक्ष में, 5 से 7 दिन तक इस प्रकार से वो स्पेस में घूमता रहेगा। और घूमते घूमते फिर लास्ट में ये दोनों अलग हो जाएंगे। अलग कैसे हो जाएंगे, ये हमारा सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा और क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल स्पेस में रुक जाएगा और क्रू मॉड्यूल जो है जिसमें लोग बैठे हुए हैं वो धीरे 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 गिरना स्टार्ट होगा। वैसे ये भी गिर जाएगा, सर्विस मॉड्यूल भी गिर जाएगा हमारे पानी के अंदर में, हमारा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अब इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, उसका मेन काम है ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल है ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा। अब जब गिरना स्टार्ट होगा तो हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, ऑब्वियस सी बात है, वरना जितने लोग हैं वो मर जाएंगे अगर ये गिरा तेज़ी से। तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही गिरेगा इसमें से पैराशूट ओपन हो जाएगा, और जैसे ये पैराशूट ओपन होगा, ये पैराशूट ओपन होते ही इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी और ये धीरे 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 करके हमारे जो अरेबियन सी है वहाँ पर लैंड कर जाएगा। और लैंड करने के बाद में इन लोगों को निकाल लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक मैंड मिशन होने वाला है, गगनयान मिशन। कॉस्ट लगभग 10,000 करोड़ की है और इसको लॉन्च किया जाएगा। और भारत अगर ये कर पाता तो ऑब्वियस सी बात हम कर पाएंगे। इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा ये काम करने में, US, रशिया और चाइना के बाद में। अभी हमने चंद्रयान 3 में ये काम करके दिखाया है, वापस से हम यहाँ पर ये काम करके दिखाएंगे। बाकी दोस्तों आदित्य L1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। चंद्रयान 3 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। फिर उसके बाद में शुक्रयान यानी वीनस मिशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। वीनस मिशन जो है ये हमारा पहला मिशन होने वाला है वीनस के ऊपर, वीनस प्लैनेट के ऊपर। और इससे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये वीनस है हमारा, जो शुक्र ग्रह है, इसको 4 साल तक स्टडी किया जाएगा। नाउ अब आते हैं अगले पॉइंट पर। 2 हमारे एक्सपेरिमेंट हो गए, 2 हमारे जो मिशन है वो हो गए समाप्त। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है यहाँ पर ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स जैसे मैंने आपको बोला ये चंद्रयान का ही चंद्रयान 4 आप इसको कह सकते हो।
ठीक है। तो इसरो वापस से चंद्रमा पर जाएगा, लेकिन अब की बार जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, वैसे जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। जाक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये दोनों मिलकर अब की बार इस ल्यूपेक्स मिशन को तैयार करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन का ही एक एक्सटेंशन होने वाला है चंद्रयान 4। अब ल्यूपेक्स में एग्जैक्टली होगा क्या? देखो, ल्यूपेक्स के अंदर भी एक लैंडर होने वाला है और एक रोवर होने वाला है, और ये दोनों चीज़ें अब की बार थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करेंगी। अभी चंद्रयान 3 में दोस्तों क्या था कि हमने लैंडर को जो है सीधा उतारा, और इसमें से जो है वो रोवर निकल गया, और रोवर निकल के थोड़ा सा यहाँ पे चांद पे घूमा, ठीक है, वहाँ का केमिकल एनालिसिस किया। लेकिन अब की बार जापान और जो इंडिया ये काम करेंगे, इसमें वो लैंडर जो होगा वो भारत का होगा, बाकी रॉकेट और ये रोवर जो है वो जापान का होगा, ठीक है। अब ये जब लॉन्च हो जाएगा तो इसमें मेन मकसद ये होगा कि हम चांद पर थोड़ी सी ड्रिलिंग भी करें, यानी थोड़ा सा गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोदने के बाद में जो मिट्टी है उसका एनालिसिस करें। गड्ढा खोदने के बाद में एनालिसिस किया जाए, ये बेसिकली अब की बार एक थोड़ा सा एक्सटेंशन होने वाला है। और अभी चंद्रयान 3 में हमने क्या किया कि भाई ये 14 दिन का मिशन है। 14 दिन का मिशन क्यों है? क्योंकि आपको पता है चांद पर 14 दिन उजाला रहता है और 14 दिन यहाँ पे पूरा अंधेरा यानी रात रहती है। और 14 दिन की जैसी रात होती है चांद के ऊपर, उस समय पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। कितना? -180 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर में जो यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब ख़राब हो जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे इतने ज़्यादा ठंड में, -180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर, इससे कम का टेम्परेचर। तो इसलिए जब जब यहाँ पे उजाला रहेगा तब तब उजाले की जो पूरी रोशनी होगी, उसी से जो सोलर पैनल है, उसी सोलर पैनल से यहाँ पर एनर्जी जनरेट करके ये काम करता रहेगा। इसी वजह से तो बोला जा रहा है कि ये 14 दिन तक यहाँ पर स्पेशली काम करेगा, उसके बाद यहाँ पर 14 दिन के बाद ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो ये इंडिया और जापान मिलकर लॉन्च करेंगे, वो यहाँ पर ऐसा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं कि इसको पावर मिलती रहे 14 दिन के बाद भी, यानी कि दिन और रात ये काम करता रहे चांद के ऊपर। ये भी एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर इसके ऊपर होने वाली है। समझ गए? तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिशंस। आई होप दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो हमने आज से 4 महीने पहले स्टार्ट किए थे, आप उन पेड ग्रुप्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास में बढ़िया चांस है। उस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे जो करंट नोट्स पीडीएफ्स होते हैं दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने डिस्कस किया कौन सा, आदित्य L1 मिशन। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कशन किया गगनयान मिशन का, ये सब कुछ हमने कवर किया। तो हर एक आर्टिकल में आपको पता होगा वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल में जो मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकाल कर दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूपीएससी वहीं से पूछने वाला है, जैसा पिछले साल और उससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है। हम ऐसे ही बैकग्राउंड डेटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को नोट्स बनाने में परेशानी होती है, सर कितना लिखें कितना ना लिखें, है ना। तो उसके लिए परेशान ना होना, ये सारा का सारा डेटा आपको प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो इस पेड ग्रुप में आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप थोड़े से पेजों में ये सारा का सारा डेटा जो है प्रिंट आउट करवा सकते हो। एक आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और उस पीडीएफ आप कह सकते हो वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सीधा प्रिंट आउट करवाओ, फाइल में ऐड करो, काम खत्म, आज का नोट्स तैयार। बस रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, और एक बार सप्ताह के एंड में संडे में रिवीजन कर लेना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपको दिन भर और टाइम बचता है, उसमें आपने अपना स्टैटिक जो बुक्स हैं वो भी कवर करनी है। भाई करंट अफेयर में आप कितना लिखोगे, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। पूरे साल भर पढ़ना है भाई, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, वो भी आपके लिए बहुत सरल तरीका है। आप देख पाओगे केवल 499 में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जा रहा है। केवल 499 में आपने केवल 499 का इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद कोई दोबारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए इसको ऐड कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है और भी आसान है। व्हाट्सअप का आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से मैसेज रिसीव होगा, रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, इवन डेमो वीडियो भी दिया जाएगा। आप उस डेमो वीडियो को चेक कर लेना, उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। यार हमारा टारगेट रोजाना होता है 5K प्लस लाइक का, प्लीज़ उसको पहुंचा दिया करो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। तरीका अलग था लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में।
तो एशियन, वैसे जो अभी हमने पहले वाला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, आदित्य L1 और ये सारी चीज़ें, वहाँ से भी यूपीएससी हर साल स्पेस सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता रहता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। नाउ इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 जो हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में आप इसको लिंक कर सकते हो। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम एडीबी के नाम से जानते हैं, इस बैंक का जो सेंटर है वो हमारे यहाँ पर यानी भारत के अंदर में एक क्लाइमेट चेंज को लेकर एक नया सेंटर ओपन करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटर क्लाइमेट चेंज और हेल्थ सेंटर जो है दिल्ली के अंदर में ओपन किए जाएंगे, उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। समझ गए? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया पूरी तरह से सारी चीज़ सेटअप कर चुका है। वैसे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन्होंने जो है पहला जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर है वो गुजरात में सेटअप करने की बात बोली है। बाकी इंडिया में स्पेशली न्यू दिल्ली के अंदर में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ पार्टनरशिप करके हम क्लाइमेट चेंज को लेकर एक नया क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब को लेकर एक नया ओपन सेंटर को ओपन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर का इतनी तेज़ी से बढ़ना, गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ना, ग्लेशियर्स पिघलना, इसकी वजह से दुनिया भर के ऊपर असर पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। ये जो सेंटर ओपन किया जाएगा, ये सेंटर हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देगा कि हम किस तरीके से इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो भी और कंट्रीज़ ऐड होंगी वो आपस में डिस्कशंस कर सकेंगी, आपस में मिलकर यहाँ पर काम कर सकेंगी, नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार हम कर सकेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो उसके लिए ये सारा का सारा जो काम है वो किया जा रहा है। अब इसमें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक डायरेक्टली न्यूज़ में आ चुका है और इसको लेकर कह सकते हो वनडे एग्जामिनेशन जो है उनमें कई बार जो है सवाल बन चुके हैं और यूपीएससी भी यहाँ पर इस तरीके से सवाल पसंद करता है, पूछ लेता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर में टोटल 68 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, अब इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में 49 जो मेंबर्स हैं, 49 जो देश हैं वो एशिया के अंदर आते हैं और बाकी यहाँ पर आप इसके बाहर जो बाकी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कह सकते हो कि आउटसाइड यानी एशिया के बाहर के हैं। ठीक है, और इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेन मकसद है वो है एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। 31 दिसंबर 2019 तक अगर हम देखते हैं, उसके बाद से कोविड की वजह से कोई डेटा प्रॉपर आया नहीं है, तो 31 दिसंबर 2019 तक इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, मतलब इस बैंक के सबसे ज़्यादा शेयर्स किस किस के पास में हैं। तो वो है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद यहाँ पर चाइना। आप जापान और यूएस को देखोगे तो इन दोनों के पास 15.6 और 15.6 शेयर्स हैं। चाइना के पास में 6.4, भारत के पास में 6.3, ऑस्ट्रेलिया के पास में 5.8%। इतने परसेंटेज शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि भारत भी कहीं ना कहीं इन 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के अंदर जो मनीला है, एग्जैक्टली वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना। अब यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया, भले ही वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर नहीं था, लेकिन वो दूसरे बैंक को लेकर था। वो था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB को लेकर सवाल पूछा गया था। AIIB को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, क्या AIIB में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं। B, क्या इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसका। C, क्या AIIB के पास में एशिया के बाहर कोई भी मेंबर्स नहीं है इसके अंदर में। तो ये यहाँ पे आपसे सवाल पूछ लिया गया। नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। यानी AIIB के अंदर में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं, ये वाला ठीक है, बाकी ये वाला गलत है। भारत इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। दूसरा ये भी गलत है, इसके अंदर में केवल मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एशिया के मेंबर्स है, एशिया के बाहर वाले मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। वही चीज़ आपसे मिक्स करके यहाँ से ही पूछी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ये 2019 में। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, समझ गए? आगे आते हैं ना दोस्तों, बिजनेस पेज पर अगला आर्टिकल है और अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक योजना की बात करेंगे हम लोग, PMJDY। अब तो PMJDY वाला जो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स ओपन करे गए हैं वो अकाउंट्स 50 करोड़ से ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, जिनमें डिपॉजिट 2 लाख करोड़ तक का पहुंच चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये बहुत सारे ओपन हो चुके हैं।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगातार 9 साल हो चुके हैं इस PMJDY को, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना को। जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स है इस योजना के अंदर में वो 50 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो गए। 16 अगस्त यानी जो अभी यहाँ पे हमारा पिछला महीना निकला है ना, पिछला महीना क्या अभी अगस्त में चल रहे हैं हम, जो 16 अगस्त निकली है अभी, 16 अगस्त तक लगभग 50.09 करोड़ के आसपास ये अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, जिनमें टोटल डिपॉजिट लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो 50 करोड़ अकाउंट क्रॉस हो गए इस योजना के तहत। ये सिंपल सा बस खाली डेटा है, लेकिन आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम के लिए ये जो योजना है ये ज़रूर पढ़नी है और इसको लेकर सवाल बन सकता है। और मैं आपको बता दूं UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछ चुका है प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर स्पेशली। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है आओ डिस्कस करेंगे। ये एक नेशनल मिशन है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पैसों के सर्विसेज हैं, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके। अभी इस वर्ड को और ज़्यादा डिटेल से मैं आपको डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो ये जो योजना है ये इंश्योर करती है कि भाई जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, आप फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, सेविंग बैंकिंग अकाउंट, डिपॉजिट सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस का जो फैसिलिटीज़ है, पेंशन की सर्विसेज हैं, ये सब अफोर्डेबल वे में लोगों तक पहुंच सके। ये सारी सर्विसेज लोगों तक आराम से पहुंच सके, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे वो गाँव में रह रहा हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, कि हर एक व्यक्ति तक ये सर्विस पहुँच सके, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मकसद क्या है, हमारे देश में हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स है उसका यूज़ कर रहा हो, इंश्योरेंस वगैरह हो। तो ये हमारा मेन मकसद है। प्रॉपरली जो मेन मकसद है वो हर एक व्यक्ति के पास में बैंक अकाउंट हो। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रहा है, समझ गए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि इस योजना के तहत जो बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए हैं, ये अकाउंट किस लिए ओपन करवाए गए। अब देखो सरकारी बहुत सारे बेनिफिट स्कीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जहाँ पे सरकार करती है, पैसों का ट्रांसफ़र करती है लोगों के अकाउंट में, वो इसी वाले अकाउंट में जो इस योजना के तहत अकाउंट ओपन करवाए गए हैं उसमें दिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान यहाँ पे कुछ पैसों का सपोर्ट दिया गया था, वो इन अकाउंट में। PM किसान, उसके बाद में जो वेजेस हैं MG नरेगा के अंदर में, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर जो लोगों को रोज़गार दिया जाता है उसकी जो तनख्वाह है वो भी इन अकाउंट्स में आएगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो गया। तो ये इनिशिएटिव जो है इसका मेन मकसद है कि हर एक एडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है कि भाई उसका प्रॉपर बैंक अकाउंट हो। इस योजना का मेन मकसद है और योजना कहीं ना कहीं इस चीज़ को फुलफिल कर रही है, क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं इस योजना के अंदर में। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आप समझ ही चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि वे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये अफोर्डेबल वे में हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। इस स्कीम के बेसिक चीज़ें क्या हैं, पहली चीज़ बैंकिंग द अनबैंक्ड, मतलब यह है कि भाई जिन लोगों को अभी भी बैंक की फैसिलिटीज़, अभी भी गांव में कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बैंक्स ओपन नहीं है, उनके घर में बैंक अकाउंट किसी का नहीं है, तो वहाँ सभी जगह तक बैंक अकाउंट पहुँचाना। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट को ओपन करवाना, इस अकाउंट को ओपन करवाना। इसके लिए काफ़ी लोग डर जाते हैं, भाई बहुत सारा पेपर का काम धाम होगा, इस चक्कर में हम नहीं करवा रहे। तो इसमें बैंकिंग द अनबैंक के अंदर मेन पर्पज़ यही है कि भैया कागजात वाले काम को बिल्कुल कम कर देना, जो नो योर कस्टमर की पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा ईजी कर देना, जीरो बैलेंस जीरो चार्जेस अकाउंट को ओपन करवाना। इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर फिर बैंक अकाउंट ओपन करवा पाएगा। तो ये हमारा पर्पज़ है इस योजना का कि बैंकिंग द अनबैंक। दूसरा जो पर्पज़ है वो है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि देखो जो आप कह सकते हो डेबिट कार्ड वगैरह होता है उसको यहाँ पर इशू करना। भाई लोगों के पास में डेबिट कार्ड पहुँचेगा, लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं दूसरी जो दुकानें हैं वहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज देना, 2 लाख रुपए का एक फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। फिर उसके बाद में तीसरा इसका एक और यहाँ पे फ़ायदा है वो है फंडिंग द अनफंडेड। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमारा माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, माइक्रो पेंशन्स हो गई, माइक्रो क्रेडिट हो गया, छोटा मोटा लोन लेना है, सपोर्ट लेना है, इंश्योरेंस है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इसी बैंक अकाउंट से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जिनके पास में पैसा नहीं है उनकी फंडिंग करना इस तरीके से, ये भी यहाँ पर मेन पर्पज़ है इस योजना का। ना अब क्वेश्चन ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा प्रोसेस जो कि सभी व्यक्ति को एक अफोर्डेबल वे में आसान तरीके से सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके।
चाहे वो हमारे देश के वीकर सेक्शन हो, लो इनकम ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, हर एक व्यक्ति तक यहाँ पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँच सके, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। अब दोस्तों पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देश में बढ़ाने के लिए कुछ और इनिशिएटिव भी सरकार के देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट हो गया, एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये उठता है कि सर ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो स्टार्ट किया गया था, क्या इस स्कीम ने कोई अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, क्या इस स्कीम का कोई फ़ायदा हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे सरकार डेटा लेकर बोलती है कि बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं जो डिजिटल बैंकिंग है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा व्यक्तियों के बैंक अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो बैंक अकाउंट भरे हैं खाली हैं वो पता नहीं, हाँ फिलहाल ज़्यादा व्यक्तियों के बैंक अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं रुपे कार्ड का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। जो लीकेज होता था पहले सरकार अगर किसी स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफ़र करती थी लोगों के अकाउंट्स में, तो वो लोकल एक पर्सन के थ्रू आता था, तो वहाँ पे पैसा कहीं ना कहीं खा लिया जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, इस अकाउंट में सीधा सरकार पैसा ट्रांसफ़र करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है, तो बीच में जो अमाउंट का लीकेज है वो कहीं पर होता नहीं है, सीधा यहाँ पे आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए? अब देखो, यूपीएससी ने 2015 में यहाँ पे सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को हमने लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए, ये बताओ। 4 चीज़ें दी गई हैं, बताओ किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है। पहला, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एंड चीपर इंटरेस्ट रेट, कि जो गरीब लोग हैं उनको घर का लोन देना बहुत ही सस्ते ब्याज स्तर पर। दूसरा, प्रमोटिंग विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है एग्जैक्टली वहाँ पर। तीसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमारे देश में प्रमोट करने का काम करता है। चौथा, जो फाइनेंशियल हेल्प है वो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो बताओ चारों में से क्या पर्पज़ है इस पीएमजेडवाई का? तो आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका मेन काम है हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताया। यूपीएससी ने मेंस 2015 में भी एक सवाल पूछा है और सीधा वो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है कितना ज़्यादा रेलिवेंट है। क्वेश्चन ये चाहो तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। वैसे संडे है, संडे में कोई मेंस का क्वेश्चन मैं देता नहीं हूँ, वैसे आप चाहो तो उसको अटैम्प्ट करके टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। डू यू अग्री विद दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये बैंक रहित लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंकिंग वाले जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है। तो आप क्या इससे सहमत हो? क्या आप सहमत हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गरीब लोगों को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाने के लिए ये एक सबसे बढ़िया तरीका है? तो अगर आप सहमत हो तो अपने आर्गूमेंट्स देना, सहमत हो तो हाँ, नहीं हो तो ना, लेकिन उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे देना, बस खाली हाँ नहीं देना है। ठीक है, तो एक अच्छा आंसर लिखकर आप सबमिट कर सकते हो। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से पकड़कर एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक रहित लोगों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब तबके के वित्तीय समावेशन के लिए इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क दीजिए। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाओगे वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आप फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना तो साथ ही साथ में दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर हिस्सा बने। तो ये जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एक डिटेल्ड मैनर में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज पर ही आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। यह है व्हाई वाज अ 40% ड्यूटी इम्पोज ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स। आपको पता होगा रिसेंटली पिछले सप्ताह ना जो प्याज है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अनियन चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि रिसेंटली अनियन का जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर 40% की ड्यूटी लगा दी गई।
40% की ड्यूटी सरकार ने लगा दी। इस वजह से एक्सपोर्ट कर पाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या करोगे तो थोड़ा सा 40% का एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं देना पड़ रहा था। यानी पहले के मुकाबले अब एक्सपोर्ट करना भारी है, एक्सपोर्ट करना और महंगा हो जाएगा। बाहर वाला जो व्यक्ति है उसे अब थोड़ा ज़्यादा पैसे देकर परचेज़ करना पड़ेगा। समझ गए ये बात? अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने अपने मार्केट में अनियन का जो शॉर्टेज है वो देखना स्टार्ट किया, और अनियन का शॉर्टेज जैसे ही देखा तो हमें डिमांड और सप्लाई का डिसरप्शन नज़र आ गया। आपको इकोनॉमी के अंदर दोस्तों ये तो पता ही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि मान लो कोई भी चीज़ है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उस सामान के जो प्राइस हैं, उसके जो दाम हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली चीज़ तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दाम बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। तो सप्लाई हम बराबर कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी और वो जो दाम है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहेगा, कंट्रोल वे में रहेगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारा डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो नज़र आया, जिस वजह से हमने कहीं ना कहीं अनियन का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इस प्रकार की जो ड्यूटीज़ है वो लगा दी हैं। अब थोड़ा सा अनियन की क्रॉप के बारे में बात की जा रही है, अनियन की फसल के बारे में बात की जा रही है। तो अनियन क्रॉप्स के बारे में आओ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंडिया कहीं ना कहीं सेकंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है पूरे दुनिया में। हम दूसरे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्याज को उगाते हैं। और भारत की जो प्याज है वो दो चीज़ के लिए फेमस है। पहली चीज़ पंजेंसी, पंजेंसी मतलब यहाँ पर है इसका तीखापन। दूसरा यहाँ पर कह सकते हो ये जो प्याज है ये पूरे साल भर अवेलेबल होती है इंडिया में, पूरे साल आपको ये प्याज मिलती है। अब भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनियन का प्रोडक्शन किया जाता है? तो उन राज्यों में आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र का शेयर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, देन गुजरात, ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। आप देखोगे जो इंडियन अनियन है, भारत के इस प्याज की दुनिया भर में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे देश ने लगभग कह सकते हो 2021-22 में 15,37,496 मैट्रिक टन के आसपास, इससे भी ज़्यादा जो फ्रेश अनियंस है वो यहाँ पे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करा, जिससे हमने 3,500 करोड़ रुपए के आसपास कमाया भी। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा हम प्याज एक्सपोर्ट करे थे पिछले साल वो बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, उसके बाद नेपाल और इंडोनेशिया को किए थे। और अभी भी हम लोगों ने इस साल भी जो जितना अनियन एक्सपोर्ट किया है अभी तक वो इन्हीं देशों को किया है। तो बस अब की बार प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया। अब की बार टेम्परेचर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जिस वजह से अनियन का प्रोडक्शन उतने बड़े लेवल पर नहीं हो पाया। तो हमें क्योंकि अपने देश की डिमांड को मेंटेन करके रखना है, उसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर में जो ड्यूटीज़ है वो लगा दी गई। जो हमारी प्याज है ये कह सकते हो बढ़िया जो ग्रो करती है वो किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, कोई सी भी मिट्टी हो, कोई सी प्रकार की मिट्टी हो, चाहे वो सैंडी लोम हो, चाहे वो क्ले लोम हो, चाहे वो सिल्ट लोम हो, चाहे वो हैवी सॉइल्स हो, कैसी मिट्टी हो उसमें आराम से यहाँ पर जो ये प्याज है वो ग्रो कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है, ये मैंने आपको इसके शॉर्टेज के बारे में बताया। दूसरा, क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है अनियन? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल भारत करता है एक्सपोर्ट। भारत ने 2022-23 में अभी कह सकते हो 2.5 मिलियन टन्स के आसपास अनियन एक्सपोर्ट कर दिया। 4,500 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ये डेटा यहाँ पर लिया गया है DGCIS से, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स से। उसके बाद बोला जा रहा है कि इंडिया जो है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेना, या एक चीज़ यहाँ पर जो एक मिस्टेक हो चुकी है उसको ठीक कर लेना। इस वाली बॉडी के हिसाब से बोला जा रहा है भारत तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अच्छा, एक्सपोर्टर कह रहा है, सही है वो। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है प्याज का। सबसे पहला है नेदरलैंड, दूसरा है मैक्सिको, फिर थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, कतर, वियतनाम, ओमान, कुवैत, इन सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 40% ड्यूटी लगा दी गई है। तो ये जो जितने भी देश हैं सारे के सारे हमसे प्याज परचेज़ कर रहे थे सस्ते दाम में, अब इनको थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है आगे क्या होगा। आगे ये बोला जा रहा है भाई सरकार के पास में ढेर सारा बफर स्टॉक है और उन्हें यहाँ पर ऑलरेडी स्टोरेज में रख रखा है। तो मेंटेन करने के लिए इस डिमांड सप्लाई की जो ये मिसमैच है उसको बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इन बफर से ये प्याज निकाला जाएगा जो हमने स्टोर करके रख रखा है, क्योंकि इसका मेन मकसद यही होता है भाई कोई क्राइसिस आएगा तो बफर स्टोर से निकाल कर दिया जाएगा। तो बफर स्टोर से अनियंस को निकाल कर हम अपने रिटेल कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाएंगे बहुत ही ज़्यादा कम दाम में, एक सब्सिडाइज रेट में, लगभग 25 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है।
तो ये सारा काम रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से या हमारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूरा पर्टिकुलर सिनेरियो अनियन को लेकर समझ में आ चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नवाएंगे वर्ल्ड पेज पर देखेंगे दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये न्यूज़ में चल रहा है। तो नासा और स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी है, नासा जो कि यूएस की सरकार का आपको स्पेस एजेंसी देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो नासा और स्पेस एक्स ने यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिया है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है आपको पता होना चाहिए कि आज से कई साल पहले कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर इस प्रकार का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज रखा है। जैसे हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, उतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर, उतने बड़े ग्राउंड के बराबर का एक लैबोरेटरी बनाकर अंतरिक्ष में भेज रखी है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया था अलग अलग देशों के थ्रू मिलके। यूएस का नासा था, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस थी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा था, यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए थी, कनाडा की स्पेस एजेंसी सीएसए थी। तो इन सब स्पेस एजेंसीज़ ने मिलकर क्या किया, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार किया और तैयार करने के बाद में यहाँ पे इसको लॉन्च किया। ठीक है, तैयार करने के बाद में इसको अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। और ये बेसिकली एक लैबोरेटरी है। यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो हमारे कह सकते हो कि लोग हैं, वो अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष में जाके वहाँ पे रिसर्च वगैरह करने के लिए थोड़े समय तक रुक सकते हैं इस स्टेशन में। इस प्रकार से इस लैबोरेटरी को रेडी किया है। तो जाते रहते हैं वैसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसमें। अच्छा, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखना। पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे तो पृथ्वी से सीधा ऊपर चलते रहना है। 400 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में ये स्पेस स्टेशन आज के समय पर देखने को मिलता है। कुछ समय बाद ये रिटायर होने वाला है, इसको यहाँ पर वापस गिरा दिया जाएगा, नीचे बोला जा रहा है इंडियन ओशन में गिरा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, तो अभी इसके बारे में जानना है अपने। तो ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं आप देख पा रहे होंगे कितना खुश हैं स्पेस में जाने के लिए। तो ये चारों स्पेस एक्स का जो रॉकेट है, बेसिकली फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके ज़रिए ये अभी पहुंच रहे हैं स्पेस सेंटर में, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है बेसिकली वो उसके अंदर में। और बोला जा रहा है कि जो ये चारों ही लोग हैं ये इस स्पेस स्टेशन के अंदर में 6 महीने तक रुकेंगे। और 6 महीने के रुकने के पीछे का जो मेन गोल है वो क्या है? मेन गोल यहाँ पर यह है कि ये स्टडी करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हमारे अंतरिक्ष में, क्या हमारे स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, क्या वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके अलावा पृथ्वी पर जब हम सोते हैं और स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर हम सोते हैं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों में अंतर नज़र आता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली हैं। ये सब कुछ स्टडी की जाएगी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठकर। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ खास एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप पढ़ते हो, आपको दिलचस्पी है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो। चाइना ने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान की तरफ भेज दिए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया, अमेरिका ने बोला कि हम ताइवान को हथियार भेजेंगे, हथियार बेचेंगे उनको। ताइवान जो है अमेरिका से हथियार खरीदेगा, इससे चाइना नाराज़ हो गया। नाराज़ क्यों हो गया? चाइना क्या क्या लेना देना है? क्योंकि आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है, जबकि ताइवान बोलता है कि हम किसी का हिस्सा नहीं है, हम एक सेपरेट कंट्री हैं। अभी कुछ ही देश हैं जो कि ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। इवन इंडिया भी अभी ताइवान को अलग से एक देश नहीं मानता है, आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो चाइना यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं ताइवान से मतलब जो रिलेशंस हैं काफ़ी ख़राब हैं। ताइवान को अपने कंट्री के अंदर ऐड करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान के ऊपर, जैसे जापान के ऊपर सपोर्ट है वैसे ताइवान के ऊपर सपोर्ट है। अब होता क्या है कि अमेरिका ने बोला कि $500 मिलियन का जो हथियार है वो हम लोग बेचेंगे ताइवान को, ताइवान खरीदने को तैयार है। तो उसको लेकर चाइना नाराज़ हुआ, क्योंकि चाइना नहीं चाहता यहाँ पर ताइवान और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग, उनके पास वेपन्स हैं। तो चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट भेज दिए ताइवान की साइड पर, ताकि धमकाया जा सके, डराया जा सके कि वो हथियार ना परचेस करे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ खास नहीं था, लेकिन इस वजह से हमने इसको बिल्कुल लास्ट में लिया है। अभी आपको पता होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, और लॉन्च होने के बाद में हमारा जो लैंडर है वो चांद के साउथ पोल पर उतर गया। अब साउथ पोल पर उतरने के बाद में ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर जो हमारा लैंडर उतरा है, जहाँ पे लैंडिंग हुई है, उस लैंडिंग स्पॉट को हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। ऐसा यहाँ पे पीएम मोदी ने कल अपने स्पीच के अंदर में बताया है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम मोदी अभी परसों ग्रीस से लौटे हैं। कल ग्रीस वाला डिस्कशन मैंने किया था, याद होगा। तो ग्रीस से लौटे हैं, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे मिले। तो मिलने के बाद में इन्होंने बोला कि जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, चंद्रयान 3 जहाँ पे लॉन्च हुआ है
उस वाले लैंडिंग पॉइंट को हम शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। चंद्रमा के ऊपर शिव शक्ति नाम का एक पॉइंट है। और दूसरा, जहाँ पे चंद्रयान 2 भी लैंड हुआ था, क्योंकि चंद्रयान 2 ने भी अपने कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़े हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 क्रैश किया है, उसकी लैंडिंग प्रॉपरली हो नहीं पाई है, तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर दिया, अपने जो फुटप्रिंट है वो चांद के ऊपर छोड़ दिए। तो चंद्रयान 2 ने जहाँ पे फुटप्रिंट छोड़े हैं उसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानेंगे। तो उस पॉइंट को तिरंगा के नाम से, बाकी जो चंद्रयान 3 वाला पॉइंट है उसको हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है प्रधानमंत्री के थ्रू। ठीक है, इन्होंने बोला जो तिरंगा पॉइंट है वो हमें रिमाइंड करेगा कि फेलियर कभी भी अंत नहीं होता। दोस्तों, आप फेल होकर भी दोबारा मेहनत करके, उसी पर काम करके, अपने आप को इम्प्रूव करके एक नई सफलता को हासिल कर सकते हो। वो यहाँ पर चंद्रयान 2 और 3 के बीच का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात इतना ही नहीं है, पीएम मोदी ने 23 अगस्त, क्योंकि आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है चांद के ऊपर वो 23 अगस्त को लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली। तो 23 अगस्त को पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि हर साल 23 अगस्त अब बेसिकली नेशनल स्पेस डे के तौर पर देखा जाएगा। हम इसको नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, लोग यहाँ पर इंस्पायर होते हुए नजर आएंगे। समझ गए। और उसके बाद जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने यह बोला है कि हमारा जो लैंडर है, जो विक्रम है, वो उतर गया, उसमें से रोवर भी निकल गया। अब प्रज्ञान रोवर लगभग 12 मीटर तक ट्रैवल कर चुका है, वो चांद के ऊपर में चल चुका है 12 मीटर तक। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल कर आ रही है। आज या कल में जो वो रोवर है, जो वो बेसिकली यहाँ पर अब प्रज्ञान है, वो घूम जाएगा। घूमने के बाद में हमारे लैंडर का फ़ोटो लेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि जो लैंडर उतरा है ना, इसमें से रोवर निकला, अब निकल कर वो सीधा चला गया। अब वो घूमेगा, अब घूमेगा तो वो इसकी लैंडर की फ़ोटो खींच के भेजेगा। और लैंडर ने ऑलरेडी रोवर की फ़ोटो खींच के इसकी वीडियो भी शेयर कर दी है हम हमारे पास में, जो वीडियो ऑलरेडी इसरो ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली जारी कर दी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था 2015 का कि जो ये टर्म है एंडार्क, ये कभी कभी न्यूज़ में होता है, तो ये किस चीज़ का नेम है, यह आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली भारत का एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, जिसका मेन काम है आर्कटिक रीजन को स्टडी करना साइंटिफिकली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही उत्तर है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने सेशन को समाप्त। दोस्तों, एक आर्टिकल और है यहाँ पर, अब ये कुछ खास नहीं है। ये बोला जा रहा है कि देखो जो नेपाल वाला मैप है, अगर आप लोग नेपाल का एग्जैक्टली मैप देखोगे तो नेपाल का जो निचला हिस्सा है ना, जो तेराई वाला रीजन है, और इंडिया का कुछ हिस्सा है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में कई सारे जो टाइगर्स है वो रहते हैं। अब वो जो टाइगर्स है वो क्या खाते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल कर आई। अब आप कहोगे कैसे पता लगाया, तो जो भी रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ पर इन टाइगर्स का जो मल होता है उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में ये बताया कि जो एनिमल वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है उन्हीं को यहाँ पर ये टाइगर्स खा रहे हैं। चीतल, डियर, इस प्रकार के जो हर्बीवोरस एनिमल्स उनको खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि टाइगर कैसे अपना शिकार चुन रहे हैं, तो वो शिकार ऐसे लिए चुन रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा हर्बीवोरस जानवर पाया जा रहा है, उसी का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आया। तो कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगी, इस वजह से यहाँ पर इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पर जो भी डिस्कशन था आज के न्यूज़पेपर से हमने किया। आज का साइंस एंड टेक भी काम का नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी वगैरह को लेकर आर्टिकल्स हैं, आप उसको भी स्किप कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने 50 बार उसको डिस्कस कर रखा है, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। समझ गए। तो बार बार वैसे रिपीटेड मोड में आता रहेगा, तो हम थोड़े थोड़े समय बाद डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जब लगेगा कि हाँ अब रिविजन की ज़रूरत है तब, क्योंकि मैं भी तो रेगुलर पढ़ा रहा हूँ ना आपको, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी होगी क्या चीज़ें रिपीटेड मोड में आ रही हैं। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।